ओके एवरीवन, सो क्या मतलब निकला आइंस्टीन थ्योरी का? मेन बेसिस क्या समझे हम इससे? तो आइंस्टीन ने प्लांक्स की क्वांटम थ्योरी को बेसिस बना करके अपनी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की थ्योरी को प्रपोज किया है, जिसमें आइंस्टीन बोल रहा है कि जो भी लाइट आ रही है इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स विच आर बीइंग कॉल्ड फोटॉन्स, और ये फोटॉन्स जब सफिशिएंट एनर्जी कैरी कर रहे होंगे E is equals to h nu, जहां पे न्यू इज द इंसिडेंट लाइट फ्रीक्वेंसी एंड इट इज ग्रेटर देन टू द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो तभी जाकर के फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा। तो इट इज द, तो अब जो मैं फॉर्मुलेट करने वाला हूं आइंस्टीन की थ्योरी को, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, सो इसको फॉर्मुलेट करें तो बेसिकली 3-4 पॉइंट के अंदर हम इसको फॉर्मुलेट करते हैं। तो वन ऑफ द सबसे पहला पॉइंट जो होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि व्हाट इज द मेन बेसिस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन is the result of collision बोल दो या interaction between two particles. One of them is photon of incident light radiation या simply incident light, and another particle is इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल सरफेस। ठीक है साहब, ये फर्स्ट फॉर्मुलेट कर रहे हैं आइंस्टीन की थ्योरी को। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया आइंस्टीन की थ्योरी का। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है सर? सेकंड पॉइंट ये बोलता है कि ये जो एनर्जी है ये यहां पर इतनी होनी चाहिए कि ये इस इलेक्ट्रॉन को इस सरफेस के इलेक्ट्रॉन, इस सरफेस में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके। तो इसका मतलब जो सेकंड पॉइंट बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि द लाइट फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट लाइट फ्रीक्वेंसी और एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, बेसिकली ये थर्ड पॉइंट में काउंट कर लेंगे इसी एनर्जी के रिलेटेड। सो इंसिडेंट लाइट फ्रीक्वेंसी न्यू should be enough, suitably enough, such that it may liberate or release the photoelectron, and that minimum frequency should be at least greater than or equal to the corresponding work function. corresponding मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि वर्क फंक्शन इज द एनर्जी, है ना, corresponding वर्क फंक्शन। ठीक है, इसका मतलब समझ जाओगे ना, corresponding वर्क फंक्शन W0। इसका कहने का मतलब है कि जो न्यू है वो इतनी होनी चाहिए कि ये वर्क फंक्शन की जितने अमाउंट एनर्जी मिले उतनी एनर्जी ईच फोटोन यहां पर देना चाहिए। अगर उससे कम की फ्रीक्वेंसी लोगे तो वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी सप्लाई नहीं कर पाएगा मेटलिक सरफेस में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को, और इस वजह से वो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ पाएगा। तो बेसिकली ये वही चीजें चल रही है जो लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन थे, बस इसने अलग तरीके से इनको थोड़ा सा बोल दिया कि मैं अपनी थ्योरी में क्या बोल रहा हूँ कि जो हर एक फोटोन है उसकी एनर्जी इतनी होनी चाहिए, इतनी मिनिमम जरूर होनी चाहिए जो वर्क फंक्शन के बराबर हो, अदरवाइज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। ये उसने सेकंड पॉइंट बोल दिया। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या बोल दिया कि समझ में आ गया? मैं इनको रब कर देता हूँ क्योंकि मैं वो डायग्राम रब नहीं करना चाह रहा हूँ, यही कहीं है ना। सेकंड पॉइंट शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, न्यू शुड बी न्यू नॉट, और जो एनर्जी E h न्यू वाली है इट शुड बी ग्रेटर देन टू इट्स वर्क फंक्शन, ग्रेटर देन और इक्वल टू वर्क फंक्शन, अदरवाइज नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन विल अकर। ठीक है, ये होना चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है कि जब आप न्यू इफ न्यू इज ग्रेटर देन टू न्यू नॉट, देन
एनर्जी ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन, फोटोइलेक्ट्रॉन नहीं, एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी अगर न्यू इंसिडेंट न्यू फ्रीक्वेंसी को इंसिडेंट करवा रहे हैं तो फोटोन की एनर्जी क्या हो जाएगी, E इज इक्वल टू एच न्यू, इज यूटिलाइज्ड इन टू पार्ट्स। ध्यान से देखिए, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, बस इसको लिखने का तरीका अलग है, जो आइंस्टीन ने लिख करके दे दिया। अभी तक ये सब कुछ ऑब्जर्वेशन प्रपोज चल रही थी, लॉज बन चुके हैं, आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी को बस अलग तरीके से, जैसे न्यूटन काम करता था अलग अलग तरीकों से अपनी लैंग्वेज बना देता था, आइंस्टीन ने भी वही किया कि भाई अगर फोटोन की जो एनर्जी एच न्यू है वो अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो ये जो एनर्जी है वो दो पार्ट में यूटिलाइज की जाएगी। वन पार्ट विल बी यूटिलाइज्ड as a work function so that the electron will be absorbing the amount of energy due to which it can cross that barrier which is present due to the restraining forces of the metallic surface। तो इतने अमाउंट का वर्क फंक्शन एक पार्ट तो उस जगह चला जाएगा जो इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्सेस थे, रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस थे जो इसको बाहर नहीं आने दे रहे थे, उसको ओवरकम कराने में चला जाएगा। And the remaining part which is being left will be utilized as kinetic energy of the emitted photoelectron। बुक्स में जनरली इस एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी को के मैक्सिमम लिखा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक पार्ट है वो तो आप ये समझ लीजिए कि 100 जूल है, वर्डिंग ऐसे समझते हैं न्यूमेरिकल वजह से, 100 जूल है और वर्क फंक्शन 20 जूल का था, तो 20 जूल तो चला गया किसके अंदर, वर्क फंक्शन में, इसको बाहर निकालने में कंज्यूम हो गया, और रिमेनिंग पार्ट जो बचा 80 जूल वो एमिट होने वाले फोटोन की काइनेटिक एनर्जी में, या मैक्सिमम उसकी जो काइनेटिक एनर्जी पॉसिबल होगी इस एनर्जी के रेस्पेक्ट में, पर्टिकुलर इस फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में जो भी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो सकती है वो उसमें चला गया। तो मैं अब बार बार मैक्सिमम यूज नहीं करूंगा, हमें इतना समझ में आता है कि जो वर्क फंक्शन हुआ उसके बाद जो भी रिमेनिंग एनर्जी बच रही है वो उस एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन की, ये काइनेटिक एनर्जी किसकी, फोटो इलेक्ट्रॉन जो एमिट हो रहा है, एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन, उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सो दिस वाज द थर्ड पॉइंट। और फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहे हैं, फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहे हैं, सो फोर्थ पॉइंट कुछ नहीं बोला जा रहा, इसी को वापस से घुमा फिरा करके बोल रहे हैं। और इसमें ऑब्जर्वेशन में देखा गया कि, या ऑब्जर्वेशन बोल दो या कुछ भी बोल दो, कि जब हम इन जनरल बहुत सारी लाइट रेडिएशन दे रहे हैं तो हर लाइट रेडिएशन के रेस्पेक्ट में फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं हो रहे, ये ऑब्जर्वेशन में आ ही रहा है। क्यों, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमें पता है कुछ लाइट की इंटेंसिटी हो सकता है एच न्यू नॉट से भी कम हो, यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो, जिनकी फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से कम होगी उससे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा नहीं, जिनकी फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से ज्यादा होगी उसी से फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा। तो इसने क्या कहा थ्योरी फॉर्म में, only few photons are capable to eject photo electrons, and their energy should be, किसकी एनर्जी, फोटॉन्स की एनर्जी, their energy should be minimum equal to work function or greater than to it, ध्यान से देखिए, तो इसने कुछ भी नया नहीं किया, जो कुछ हमने लॉस को पढ़ा था बेसिकली उसी को एक फॉर्मुलेट पॉइंट्स की टर्म्स में एक अच्छा सा अरेंज कर दिया कि हाँ भाई जब लोग बात पढ़े तो उनको मजा आ जाए कि हाँ भाई देखो ये सिस्टमेटिक वे हो गया। तो बस ये सब कुछ है कि हमें समझ में आता है कि यार कम फ्रीक्वेंसी गिराओगे तो नहीं निकलेगा, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा की एनर्जी दोगे तो ही निकलेगा। सो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ क्या, आइंस्टीन थ्योरी। ठीक है, अब इस आइंस्टीन थ्योरी के बेस पर उसने जो इक्वेशन लिखी, यही सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट का देखो, इसको मैं कैसे लिखूंगा। सो अकॉर्डिंग टू थर्ड पॉइंट के थ्रू व्हाट आई कैन राइट,
energy of photon is being consumed in work function plus kinetic energy of photoelectron. It means h nu should be is equals to w naught plus k. अब मैं फोटो इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूं, समझ जाओगे आप लोग. दिस इज वन. अच्छा, तो और इसके अकॉर्डिंग ये बोल रहा है कि केवल वही फोटॉन्स कैपेबल है इंजेक्ट करने के लिए जिनकी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो, यानी कि इस एनर्जी का अमाउंट मिनिमम वर्क फंक्शन के बराबर हो. अगर नहीं हुआ तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा. तो इसका मतलब अगर मैं फोर्थ पॉइंट को यहाँ पे मैथमेटिकली लिखना चाहूं तो फोर्थ पॉइंट ये बोल रहा है कि when nu is equals to nu naught, then there should be no kinetic energy. Kinetic energy should be zero. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर केवल आप अगर वर्क फंक्शन जितनी ही एनर्जी दे रहे हो तो वो तो पूरी की पूरी कंज्यूम हो गई. उसको बैरियर क्रॉस कराने में तो कोई काइनेटिक एनर्जी मिल ही नहीं रही. पूरा का पूरा आपने न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट, तो केवल वर्क. सो इसका मतलब देन अगर ये वैल्यू when nu is equals to nu naught, kinetic energy is being observed at 0. So if we'll substitute these values, nu की जगह अगर मैं h nu की जगह nu naught रख दिया तो आंसर में काइनेटिक एनर्जी कितना रखना है? 0. इसका मतलब वर्क फंक्शन किसके बराबर होना चाहिए? h nu naught. और यहां से इसने इसको डिफाइन कर दिया where nu naught is called threshold frequency. तो बेसिकली इसने उल्टे तरीके से डिफाइन कर दिया कि व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. Threshold frequency is that frequency of incident light at which the kinetic energy of the photoelectron will be 0. That frequency of the incident light at which the kinetic energy of the photoelectron will be 0. That time the energy acquired or absorbed by the photoelectron will be just equal to its work function only, W naught. How many of you understood till here properly? So, इसने ये थ्योरी दे दी. अब जो लॉज थे जो लेनार्ड और मिरेकल ने अपने एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से बनाए थे, आइंस्टीन ने कहा देखो अब मैं समझा रहा हूं पार्टिकल नेचर मानते हुए तुम्हारे लॉज को अपने इन्हीं थ्योरी के बेस पर, कि जहां मैंने लाइट को पार्टिकल मान लिया और हर एक पार्टिकल स्मॉलेस्ट पार्टिकल को बोल दिया गया है क्वांटम. तो इसने पहला लॉ समझा दिया, क्या एक्सप्लेन किया इसने, किसको एक्सप्लेन किया? एक्सप्लेनेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, एक्सप्लेनेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, है ना. पहले हमने क्या पढ़ा था? इंटेंसिटी का पढ़ा था ना, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि फोटो करंट वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट. तो इसने क्या एक्सप्लेन किया? इसने यही बोला कि साहब जो इंटेंसिटी का इफेक्ट है इस पूरे पोर्शन के अंदर, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के अंदर, वो सिर्फ नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करवाने का. जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी, यानी कि जितने नंबर ऑफ लाइट रेडिएशंस होंगे उतने ही नंबर के फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे होंगे. इसने भी यही कहा कि ये देखो, ये मैंने एक पार्टिकल हिट करवाया फोटोन, दिस इज फोटोन, और अभी ये एक लाइट रे. अच्छा, कि यहाँ पे फर्स्ट इसने पहले ही बोल दिया कि व्हेन कंडीशन में पहले ही बता रहा हूं कि जब मैं ऐसी लाइट की फ्रीक्वेंसी ले रहा हूं जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, वो इंसिडेंट लाइट ले रहे हैं जो भी अभी एक्सप्लेन करने वाले. तो जब इसने एक लाइट इंसिडेंट कराई तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर आता है. क्यों? क्योंकि एक फोटोन उसी टाइम पर एक इलेक्ट्रॉन को अपनी सारी एनर्जी दे देता है. और इसी तरह से जब इंटेंसिटी उसी एरिया पे बढ़ा देते हैं तो उतने ही नंबर के इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाते हैं जितनी इंटेंसिटी आप बढ़ाते हैं, और इस वजह से फोटो करंट सर्किट में बढ़ जाती है. क्योंकि सारे के सारे फोटोन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटालिक सरफेस से एक बार में हिट होंगे, कोलाइड होंगे, और वो फोटोन अपनी सारी एनर्जी इसको ट्रांसफर कर देंगे. उसमें से कुछ पार्ट वर्क फंक्शन में चला जाएगा और रिमेनिंग पार्ट से ये बाहर आएंगे. तो इंटेंसिटी का इफेक्ट बेस्ड ऑन आइंस्टीन थ्योरी ये बोलता है कि जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतनी जगह पर
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे अगर एक एनएफ फ्रीक्वेंसी लिए तो इसने फोटोन कुछ भी और नया नहीं किया, जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं सब कुछ सेम है, बस इसने वर्ड क्या यूज किया है, फोटोन. The energy of the photon will be transferred to the corresponding one electron, each electron. So each light radiations, with respect to each light radiation, only and only one electron will be emitted. This is the first explanation. For each light radiation, only and only one electron will be emitted. As will increase the light intensity, the number of photoelectrons will be increased according to this, and hence the photocurrent will be increased. So that was the explanation of the effect of intensity of light, which was correct, which is the law of photoelectric emission. How many of you understood? Second, effect of existence of threshold frequency. The law of photoelectric emission क्या था? There should be some existence of threshold frequency. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट का एग्जिस्टेंस होना चाहिए. तो आइंस्टीन समझा रहा है अब इसको अपने इन थ्योरीज, अपनी थ्योरी के बेस पर. वो क्या बोल रहा है कि if the incident photons having the energy less than to the work function of electrons, if energy of photon is less than to the work function, no photoelectric emission will occur. ये बोल दिया फोटोन की टर्म्स में कि अगर फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है तो कोई फोटोइलेक्ट्रिक, that means that is there should be minimum energy carried by a photon which should be equal to work function, then photoelectric emission will start. And the frequency of this minimum photon energy is will be called threshold frequency. तो इसने बोल दिया, क्या बोल दिया कि अगर फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है तो कोई फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा. इस वजह से आपको फोटोन की कम से कम एक ऐसी एनर्जी चाहिए जो उसके कम से कम वर्क फंक्शन के बराबर हो, तभी फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन स्टार्ट होगा. और इस मिनिमम एनर्जी जो फोटोन रख रहा होगा अपनी मिनिमम एनर्जी, उस मिनिमम एनर्जी के रेस्पेक्ट में जो फ्रीक्वेंसी आ रही होगी, दैट इज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. Otherwise, photoelectric emission will not occur. So this was the explanation of threshold frequency. How many of you understood? Next is explanation of kinetic energy. So कहाँ पे लिखे? यही कर देते हैं. Third, explanation of kinetic energy. ठीक है, इसको मैं explain इस बॉक्स में कर रहा हूँ. ठीक है. So third point समझिएगा. Third point. According to Einstein theory, energy of photon, that means h nu should be is equals to work function plus kinetic energy of photoelectron. If nu is तो यहां से अगर मैं पहले काइनेटिक एनर्जी बोल दूं तो काइनेटिक एनर्जी शुड बी h nu माइनस w नॉट. इस इक्वेशन से समझ में आ रहा है. if h nu is less than to work function, तो बताइए काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? अगर h nu की वैल्यू वर्क फंक्शन से छोटी है तो आंसर पॉजिटिव कि नेगेटिव? नेगेटिव.
क्या लेकिन काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव हो सकती है क्या? इट इज द एनर्जी, स्केलर क्वांटिटी। क्या एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी कहीं पे भी कोई सा भी एम मासिव ऑब्जेक्ट हो तो उसकी एनर्जी क्या होती है? हाफ एम बी स्क्वायर, एम स्केलर क्वांटिटी, कैन नॉट बी नेगेटिव। वी स्क्वायर वेलोसिटी है लेकिन उसका स्क्वायर चल रहा है, कभी भी स्क्वायर जब निकालते हैं तो वो वेक्टर का स्क्वायर नहीं होता, हमेशा मैग्नीट्यूड टर्म्स में लिखा जाएगा। तो हाफ एम बी स्क्वायर में जब सारी क्वांटिटीज मैग्नीट्यूड टर्म्स में है तो आंसर कभी भी नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी तो हो ही नहीं सकता, इसका कोई मीनिंग ही नहीं। सो इट मींस काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव व्हिच इज इम्पॉसिबल, व्हिच इज इम्पॉसिबल। इसका क्या मतलब हुआ? इसने कहा कि देखो एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं काइनेटिक एनर्जी को, एक्सप्लेनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या दे रहा हूं कि आप कभी भी h nu इज द एनर्जी ऑफ फोटोन, कभी भी फोटोन की एनर्जी आप अगर वर्क फंक्शन से कम रखोगे तो आपकी काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आएगी, जिसका कोई मीनिंग नहीं है। इसका मतलब यही हुआ कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा ही नहीं, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आ गई, ये तो पॉसिबल ही नहीं। एच न्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट कर दोगे तो काइनेटिक एनर्जी जीरो आ गई, इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जस्ट स्टार्ट हुआ है जिसके, और ऐसा इलेक्ट्रॉन बाहर आया है जिसके पास कोई एनर्जी अब बच नहीं रही है क्योंकि वो पूरे वर्क फंक्शन में कंज्यूम हो गई। सो इसका मतलब फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टू अकर क्लियरली, सो फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टू अकर, इसको होने के लिए necessary condition should be kinetic energy should be greater than zero, that means kinetic energy should be positive, and by this relation it is clear it can be possible only and only if h nu is greater than to w naught. Photon energy should be greater than to its work function, that's how the kinetic energy will be positive. So that was the explanation of kinetic energy. How many of you understood? Now last law was of photoelectric emission की कोई almost there is no time lag, it was the spontaneous process. इसने क्या बताया, इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? फोर्थ लॉ को एक्सप्लेन करते हैं साहब, ठीक है? फोर्थ लॉ को एक्सप्लेन करें तो फोर्थ लॉ बोलता है कि देयर शुड बी नो टाइम लैग। सो एक्सप्लेनेशन ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस या नो टाइम लैग। इसने बोला कि since these are the smallest particle and the interaction between them, the interaction मतलब collision, the collision between photon and electron is elastic collision। अरे क्या वर्ड आ गया, इलास्टिक कोलिजन। कुछ सुना सा ग्रेड 11 इलास्टिक कोलिजन वर्क पावर एनर्जी चैप्टर, उसमें आप पढ़ते थे है ना, इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, है ना, इस तरीके की परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, इस तरह की चीजें आप पढ़ते थे। इलास्टिक कोलिजन क्या बोलता है? सच कोलिजन्स इन विच द होल एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट मासिव ऑब्जेक्ट। ये m1 मास, ये m2 मास, ये जब इससे हिट हो तो m1 अपनी सारी, अगर m2 अगर मान लीजिए रेस्ट पर है और ये किसी u वेलोसिटी से चल रहा है तो इसकी जो एनर्जी बनी कितनी बनी? हाफ m1 u1 स्क्वायर। तो ये पूरी अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफर कर देगा और आफ्टर कोलिजन, जब ये कोलिजन होंगे m1 और m2 में, तो m1 विल बी एट रेस्ट एंड m2 विल बी मूविंग विद सच वेलोसिटी की इनकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी विल बी कंजर्व। ये इलास्टिक कोलिजन होती है। तो इलास्टिक कोलिजन के अंदर 3 लॉज पढ़ाते थे ग्रेड 11 के अंदर। क्या? काइनेटिक एनर्जी शुड रिमेन कंजर्व्ड और कांस्टेंट, लीनियर मोमेंटम शुड बी कांस्टेंट एंड टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट। तो इलास्टिक इलास्टिक को समझते किससे हैं? क्या डिफरेंस आता है? काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है कि नहीं, क्योंकि बाकी 2 लॉ तो फॉलो होंगे से। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम विल बी ओबेड, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी ओबेड, कंजर्व। केवल इलास्टिक और इनइलास्टिक में फर्क किससे आता है? काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट और नॉट, इट इज चेंजिंग और नॉट। तो टोटल सिस्टम काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर विल रिमेन सेम, उसी को बोल रहे हैं काइनेटिक एनर्जी कंजर्व। तो अगर इस प्रोसेस में काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? अगर इसने 100 जूल एनर्जी दी और 20 जूल इसका वर्क फंक्शन था, 20 जूल,
तो जिस एनर्जी से बाहर आ रहा था ये 80 जूल से आ रहा था, तो टोटल इनिशियल काइनेटिक टोटल एनर्जी बीइंग सप्लाइड टू द सिस्टम 100 जूल, टोटल एनर्जी आउटकम इज 100 जूल. इट मींस काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी इज बीइंग कंजर्व्ड. तो इसने बोला कि ये जो कोलिजन होता है वो इलास्टिक कोलिजन है, और इलास्टिक कोलिजन की खासियत होती है कि वो हमेशा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है. ये ठीक वैसा है जैसे कैरम बोर्ड पर आपने देखा होगा कि कॉइन्स रखी हुई होती है पाइल्स फॉर्म में, इस फॉर्म में, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, और जब हम स्ट्राइकर से बहुत तेजी से हिट करते हैं, तेजी से हिट करते हैं, या फिर कोई एक सिंगल कॉइन रखी हुई है उस पर आपने हिट किया एक कॉइन को दूसरी कॉइन के थ्रू स्ट्राइकर से, स्ट्राइकर के आगे एक कॉइन रखा हुआ है, दूसरा कॉइन आगे रखा हुआ है, तो ये कॉइन उसकी जगह ले लेगा और वो दूसरा कॉइन आगे चला जाएगा. दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस आर इलास्टिक कोलिजन्स. ठीक है, जिसमें टाइम लैग ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है. तो उसने कहा कि दिस कोलिजन इज इलास्टिक कोलिजन, दैट्स व्हाई देयर इज नो टाइम लैग. तो उसने एक्सप्लेन क्या किया, बेसिकली इस चीज को एक्सप्लेन कर दिया कि टाइम लैग नहीं है, मतलब ये इलास्टिक कोलिजन है यहां पर. So this process is having no time lag because the collision between the two fundamental particle is having the elastic collision. That's why they are showing the particle nature. This was the fourth explanation of all four laws. ठीक है? How many of you understood it properly?